सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आपका स्वागत करता हूं डेली बुलेटिन में, जिसमें रोजाना कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को लेकर हम आते हैं आपके पास। जी हां, खबरों के अपडेट्स की बात करें तो अगले राहत पैकेज से जुड़ी है पहली खबर। दूसरे राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह से मिले मोदी। जनधन खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त जल्दी आएगी। पैसे निकालने के लिए होगा नियम, जिन्हें जानने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। सभी प्राइवेट और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना हुआ अनिवार्य। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है यह ऐप। अगली खबर की बात करें तो आने वाले दिनों में एलपीजी पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। कोविड-19 के प्रकोप के बीच बिहार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। प्रवासियों की वापसी से पहले ही बिहार की बड़ी चुनौती, 30 जिलों में फैला कोविड-19। एक अच्छी खबर लेकर आ रही है हमारी अगली खबर, जहां शहर छोड़कर गांव गए मजदूरों को मनरेगा के तहत मिला काम। मजदूरी भी पहले से ज्यादा मिल रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करेंगे तो कोरोना पर आया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले, लॉकडाउन से कोरोना का खत्म करना नहीं होगा आसान, हमें उसके साथ जीना सीखना होगा। दोस्तों लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार की योजना से पाएं सस्ता मकान। लाभ उठाने के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखें। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए अगले सेशन का इंतजार करना होगा। जो लोग स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। स्टार्टअप के लिए 7 करोड़ तक की फंडिंग पाने का मौका 14 मई तक ही मौका किया है आपके पास। आगे है 104 साल पुराने सहकारी बैंक सीकेबी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने किया रद्द। 485 करोड़ रुपए की एफडी फंसी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, जहां हम इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। विस्तार से जानने के लिए पहली खबर है, कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश भर में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के बीच इससे प्रभावित उद्योगों को दूसरा राहत पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अहम मंत्रियों और आर्थिक मंत्रालयों के साथ बैठक की। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शाह और सीतारमण के साथ विचार विमर्श किया। वह इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम जैसे अन्य प्रमुख आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ भी संबंधित मुद्दों पर बैठक करेंगे। वित्त मंत्रालय शनिवार को ही बाद में प्रधानमंत्री मोदी को अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसे संभालने के लिए मंत्रालय की ओर से विचार किए जा रहे हैं कि आगे के संभावित कदमों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी देने वाले हैं। मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह के मासिक आंकड़ों को शुक्रवार को जारी करना टाल दिया था। इन बैठकों के दौरान मोदी के साथ गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों उपस्थित थे। सरकार ने हाशिए पर स्थित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मार्च के अंत में गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपयों के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रभावित उद्योगों के लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो वो कुछ राहत देने वाली है। हाँ जी, जनधन खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त जल्दी आएगी। जनधन योजना के महिला लाभार्थियों की 500 रुपए प्रति महीने की दूसरी किस्त 4 मई से उनके खातों में आनी शुरू हो जाएगी। बैंक अपने खाता धारकों को एसएमएस के जरिए इसकी सूचना भी दे रहा है। लाभार्थी राशि की निकासी के लिए पड़ोसी एटीएम का रुपए कार्ड बैंक मित्र सीएसपी के साथ इस्तेमाल करें, जिससे ब्रांचों पर ज्यादा भीड़ न जमा हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोई चार्ज नहीं है। रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। सभी प्राइवेट और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना हुआ अनिवार्य। जी हाँ, देशव्यापी लॉकडाउन को एक बार फिर 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को एक घोषणा की गई और इसे 17 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। साथ ही सरकार ने सभी सार्वजनिक और निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा यह ऐप कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने अधिकारियों को कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि इस जोन में इस ऐप को सभी लोग इंस्टॉल करें। बता दें कि गूगल प्ले पर इस ऐप को अब तक 50 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। यह संबंधित संगठनों के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्मचारियों के बीच इस ऐप के 100% कवरेज को सुनिश्चित करें। अगली खबर एलपीजी सब्सिडी से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में एलपीजी पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का फायदा भले ही आम उपभोक्ताओं को ना मिला हो, पर सरकार को मिला है। तेल की कीमतों में कमी
ने सरकार को लाभार्थी के खातों से घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी देने से बचाया है। मई से सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट योजना के तहत सभी महानगरों में घरेलू एलपीजी ग्राहकों के खातों में सब्सिडी का भुगतान नहीं करेगी, जबकि सब्सिडी केवल परिवहन की बढ़ी हुई लागत वाले अन्य शहरों में 2 से 5 रुपये तक ही सीमित होगी और 8 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए लगभग 20 रुपये प्रति सिलेंडर होगी। सभी उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडरों का भुगतान बाजार मूल्य के बराबर करना होगा। बता दें, सरकार सब्सिडी को सीधे पात्र उपभोक्ताओं के खाते में स्थानांतरित करती है। बाजार और रसोई गैस के रियायती मूल्य के बीच के अंतर को सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। मार्च के मध्य से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $35 प्रति बैरल के स्तर से कुछ समय के लिए $20 से भी नीचे चली गई थी। क्रूड में गिरावट के साथ साथ एलपीजी की कीमतों में भी गिरावट आई है। इसके बाद गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 162.50 तक की कमी आई है। 1 मई से तेल कंपनियों ने दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 162.50 रुपये सस्ता कर दिया है। अब यह 581.50 रुपये प्रति सिलेंडर पड़ रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, वो जुड़ी है बिहार से और कोविड-19 से। जी हाँ, बिहार की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवासियों की वापसी से पहले ही बिहार की बड़ी चुनौतियां। 30 जिलों में फैला कोविड-19। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों प्रवासियों को वापस लाने में बिहार सरकार की योजना के बीच वहां के 38 में से 30 जिलों में कोविड-19 के केस आने के बाद राज्य सरकार के सामने चुनौती और बढ़ गई है। पहले लॉकडाउन की अवधि यानी 14 मई तक बिहार के सिर्फ 12 जिलों में कोविड-19 के केस आए थे, लेकिन दूसरी बार लॉकडाउन के खत्म होने तक ये राज्य के 30 जिलों में फैल चुका है, जिसमें पिछले 10 दिनों में संक्रमण के फैलने की रफ्तार सबसे ज़्यादा रही। बिहार में 14 अप्रैल तक संक्रमित लोगों की संख्या मात्र 66 थी और यह आंकड़ा 2 मई तक बढ़कर 474 हो गया है, जिनमें 243 नए मामले 25 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में आए। एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि यह दिखाता है कि राज्य की चुनौती तो अब शुरू हुई है। जब राज्य में बाहर से लोगों की वापसी हो रही है तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो वो मजदूरों और मनरेगा से जुड़ी हुई है, जहां कुछ अच्छी खबर आ रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण जहां बड़े पैमाने पर मजदूर शहरों को छोड़कर वापस अपने गांव चले गए हैं, वहीं राहत की बात यह है कि उन्हें गांव में मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत काम भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, मजदूरों को पहले से ज़्यादा मजदूरी दी जा रही है। पहले हर मजदूर को एक दिन में काम करने के लिए 182 रुपये दिए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ समय पहले इसे बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया था। कुछ समय पहले नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको के चेयरमैन और प्रतिष्ठित बिल्डर निरंजन हीरानंदानी ने कहा था कि जो मजदूर लॉकडाउन में अपने गांव चले गए हैं उन्हें जून से पहले शहरों में काम के लिए आकर्षित करना कठिन होगा। रबी फसल की कटाई पूरी होने के बाद ही उनके शहर आने की उम्मीद है। दोस्तों, दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है। कोरोना तो हमारे देश से भी बाहर से आया है। किसी भी व्यक्ति विशेष को इसका दोषी बताना गलत होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोरोना को एक भी केस आगे फिर न मिले। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को रेड जोन बनाए जाने पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को पूरी दिल्ली को रेड जोन घोषित करने के बजाय कंटेनमेंट जोन को रेड जोन घोषित करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो यह अगली खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार की योजनाओं से पाएं सस्ता मकान। लाभ उठाने के लिए अपने दस्तावेज रखें तैयार। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए कमजोर आय वर्ग के लोग शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है, मतलब घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपए तक की हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हो गई थी और 31 मार्च 2022 तक इसके तहत 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS और लोअर इनकम ग्रुप LIG, 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप एक MIG 1 और 12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 MIG 2 के लोग लाभ उठा सकते हैं। EWS LIG वालों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी का फायदा 31 मार्च 2022 तक मिलता रहेगा, लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप एक MIG 1 और मिडिल इनकम ग्रुप MIG 2 को यह फायदा 31 मार्च 2020 तक आवेदन करने पर ही मिल सकता है। दोस्तों, मकान के साथ साथ स्टार्टअप वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जहाँ स्टार्टअप के लिए 7 करोड़ तक की फंडिंग पाने का मौका 14 मई
तक ही मौका है आपके पास। यदि आप स्टार्टअप का संचालन करना चाहते हैं और फंडिंग के राह देख रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। योरनेस्ट वेंचर कैपिटल के स्टार्टअप फंडिंग के लिए नया कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम का नाम सोअर रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत योरनेस्ट कैपिटल चुने हुए स्टार्टअप्स में $2.5 लाख करीबन 1.8 करोड़ रुपए से लेकर $1 मिलियन करीब 7.5 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगा। योरनेस्ट वेंचर कैपिटल की ओर से जारी बयान के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत निवेश पाने के लिए टेक स्टार्टअप आवेदन कर सकता है। कार्यक्रम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, क्लाउड ऑफरिंग, डेवलपर टूल्स, एंटरप्राइजेस सास, रोबोटिक हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, IoT, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, बियरबेल्स और वर्चुअल रियलिटी से जुड़े स्टार्टअप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है 104 साल पुराने सहकारी बैंक CKP बैंक से। जी हाँ, जिसका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया। मुंबई और ठाणे जिले में फैले 104 साल पुराने सहकारी बैंक CKP बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया। इससे 485 करोड़ रुपए की FD अधर में लटक गई। यह बैंक 1915 से चालू हुआ था। इससे पहले हाल में PMC बैंक में गड़बड़ी से खाताधारकों की परेशानी पहले से ही बढ़ी हुई थी। हालांकि इस पर अभी भी RBI का प्रतिबंध चालू है। गुरुवार देर रात RBI ने यह आशय की सूचना दी। लाइसेंस के रद्द होने से बैंक के करीब 11,500 जमाकर्ताओं, निवेशकों और 1.25 लाख से करीब खाताधारकों पर संकट खड़ा हो गया है। बैंक की 485 करोड़ रुपए की FD भी अधर में लटक गई है। मुंबई के माटुंगा में इस बैंक का प्रमुख कार्यालय है और मुंबई तथा ठाणे जिले में इसकी कुल 8 शाखाएं हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज के बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये खबरें अच्छी लगती हैं, कुछ महत्वपूर्ण लगती हैं, तो कृपया इसे YouTube पर लाइक करें, हमारे चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और डेली न्यूज़ के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, इसी के साथ मैं दीपक चंद्र आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।